चलिए जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद। आप सभी का एसएलवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके प्यार दीजिएगा और खूब प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा क्लास के ख़त्म होने के बाद। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन आपके एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट जो पोर्शन है और आपका जो सबसे फेवरेट पोर्शन है उसको हम सब आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन आज आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन है। और आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वैसा क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ जो आप करते नहीं हो या आपको कराया नहीं जाता है लेकिन पेपर में पूछा जरूर जाता है। तो बिना लेट के आप सभी लोगों को जय हिंद। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल बोले कि टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से, ध्यान से देखिएगा खूब अच्छे से, एक एक करके समझना है। बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ आपको बताना भी है, और लास्ट में अपना पूरा सेशन खत्म हो जाने के बाद स्कोर बताना है कि कैसे कितना स्कोर आए। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और बताना है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो सीख के जाना है। तो बोले कि टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। अब सुनिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से कि मैं क्या क्या बताना चाहता हूं। आप सब लोगों को पता है कि जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार की जो समाप्ति है वो कौन से संधि के साथ हुई भाई? तो उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कौन सी है भाई? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम उस संधि का नाम है, या आप उसी को श्रीरंगपट्टनम भी कह सकते हैं। इस संधि, ये जो संधि थी टीपू के लिए अपमानजनक थी, टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक थी। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। इस ट्रीटी में क्या किया गया, टीपू को क्या क्या खोना पड़ा, पहले ये बात समझिए। टीपू सुल्तान को क्या क्या आपको खोना पड़ा, टीपू सुल्तान को क्या क्या छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहली बात कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य आपको वापस करना पड़ा, अपना आधा राज्य उसको खोना पड़ा। अपना आधा राज्य इसने क्या कर दिया भाई? खो दिया, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब किसको दे दिया? अपना आधा राज्य इसने अंग्रेजों को दे दिया, जो अंग्रेजों के साथी थे उसको दे दिया, पहली बात। दूसरी बात आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको जुर्माना के तौर पे, इसको पनिशमेंट के तौर पे, इसको हर्जाना के तौर पे 3 करोड़ रुपया आपको देना था। 3 करोड़ रुपया इसको युद्ध हर्जाना के तौर पे आपको पे करना था, इसको देना था। और बोले कि जब तक टीपू ये पैसा पे नहीं करेगा तब तक उसके 2 बेटे, यानी जब तक ये पे नहीं करेगा, जब तक ये पैसा पे नहीं करेगा तब तक उसके 2 बेटे, एक का नाम क्या था? अब्दुल खालिक। एक का नाम क्या था जी? अब्दुल खालिक। और दूसरे का नाम क्या था बाबू? दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन। दूसरे का नाम क्या था? मुइजुद्दीन। ये दोनों के दोनों कहां पे रहेंगे? तो ये दोनों के दोनों अंग्रेजों के पास रहेंगे जब तक ये पे नहीं करेगा, जब तक ये पे नहीं करेगा, जब तक, तब तक ये आपके कहां पे रहेंगे? तब तक ये अंग्रेजों के पास आपके रहेंगे, जब तक ये पैसा पे नहीं कर देता है। अब आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें इसका जो तीसरा वाला बेटा था फतेह हैदर, उसको अंग्रेजों ने समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, नहीं लिया गया था। तो यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 2 पुत्र अब्दुल खलीक और मुइजुद्दीन, इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने पास रखा था, फतेह हैदर को छोड़ दिया था। तो सवाल बोल रहे कि कौन से आपके इसमें अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, जो आपके ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ खत्म हुआ था,
ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ खत्म हुआ था, मद्रास की संधि के साथ आपकी खत्म हुआ था। फिर जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बात करें तो किसके साथ खत्म हुआ था भाई? तो ट्रीटी ऑफ मंगलौर के साथ आपके खत्म हुआ था। किसके साथ खत्म हुआ था भाई? ट्रीटी ऑफ मंगलौर के साथ। जो थर्ड वाला था वो किसके साथ? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ, श्रीरंगपट्टनम के साथ। और फोर्थ में क्या हुआ कि जो टीपू सुल्तान था, टीपू जो था 1719 में, उस टीपू की क्या हो गई? तो उस टीपू की आपकी डेथ हो गई। उस टीपू की क्या हो गई? तो उस टीपू सुल्तान की आपकी डेथ हो गई। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उस टीपू सुल्तान की क्या होगी? तो उस टीपू सुल्तान की डेथ होगी। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, हमें भी समझ में आ गया। तो जो पहला वाला युद्ध हुआ वो कब कब हुआ? 1767 से लेकर के 1769 हैदर अली जीत गया। सेकेंड वाला जो हुआ वो हुआ 1780 से लेकर के 1784 तक, हैदर अली मारा गया, टीपू सुल्तान के साथ संधि हुई। जो तीसरा वाला युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 1792 तक, उसमें टीपू सुल्तान हार गया और 1799 में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ, अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैसूर के संदर्भ में, मैसूर के संदर्भ में किसके द्वारा कही गई है भाई? तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये बात कही गई है। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये बात कही गई है। और वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जैसे ही होता है, टीपू सुल्तान को खत्म करता है, तो ये कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य, अब जो पूरब का साम्राज्य है वो हमारे पैरों पर है, अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है? तो जब हम कर्नाटिक वार के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटिक वार कितना हुआ था? 3 हुआ था। आप सब लोगों को पता है ना कब कब हुआ था? तो एक हुआ था 1746 से लेकर के 1748, जिसमें पहला जो युद्ध था वो किसके साथ? एक्सला-सेपल की संधि के साथ। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से लेकर के, वो जो दूसरा वाला हुआ था वो कौन से कब तक हुआ था भाई? तो 1749 से लेकर के 1754 तक। तो इसको आप सब लोग देखिए, 1749 से लेकर के 1754 तक। तो जो पहला हुआ एक्सला-सेपल और दूसरा वाला पौंडीचेरी की संधि, ठीक है। अब तीसरा वाला जो हुआ था वो आप सब लोगों को याद ही होगा कि ये 1756 से लेकर के 1763, 1756 से लेकर 1763। अब फिर देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है भाई? नीचे दिखाई दे रहा है एंग्लो मैसूर वार। नीचे क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो नीचे दिखाई दे रहा है एंग्लो मैसूर वार। टोटल कितना हुआ था? 4। आपने बोला कब कब हुआ था भाई? तो 1767 से लेकर के 1769। जो आपके फर्स्ट वाला था वो कौन सी संधि के साथ? मद्रास की संधि के साथ। अब दूसरा हुआ 1780 से लेकर के, सेकेंड वाला कब हुआ भाई? तो सेकेंड वाला 1780 से लेकर के 1784। आपने बोला कि ठीक है। और सेकेंड वाला किसके साथ? तो सेकेंड वाला मंगलौर की संधि के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो गलत है। तो ये जो गलत है वही तो सही है। क्यों? क्योंकि सवाल बोले कि जो सही सुमेलित नहीं है वही सही है। इसका मतलब आप लोग समझ गए। और तीसरा जो बैटल हुआ था 1790 से लेकर के 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा जो हुआ 1799 में टीपू सुल्तान आपके मर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुरु नानक का सबसे ज्यादा जो आपके कड़ा प्रहार था वो सबसे मजबूत प्रहार किसके ऊपर था? तो ये किसका विरोध करते थे? जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ये क्या बोलते थे? ये गुरु नानक जी का कहना था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये क्या कहते थे भाई? ये कहते थे ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ये कहते थे। यानी सबसे ज्यादा जो जोर था, आपके ध्यान रखने की जरूरत है, इनका जाति व्यवस्था के ऊपर था।
और ये कौन थे? तो ये फाउंडर थे सिखिज्म के। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था और सिखिज्म के आपको क्या दिखाई देते भाई? फाउंडर। और सिख के टोटल आपके 10 गुरु हुए, उनमें से पहले ये थे। महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि महाराजा रंजीत सिंह, सवाल क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन ही पूछ रहा कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी आपकी कहाँ पे थी भाई? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी आपकी कहाँ पे थी? तो जब महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं, जब महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये सिखों के सूकर चकिया मिसल से आपके संबंधित थे। किससे संबंधित थे भाई? सूकर चकिया मिसल। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था महासिंह। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सरदार महासिंह। सूकर चकिया मिसल से ये क्या भी संबंधित है। और महाराजा रंजीत सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शौर्यता, अपनी सूझबूझ का परिचय आपका देते हुए धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आपके मजबूत करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं। और इनकी 2 राजधानी है। जब आप पॉलिटिकल कैपिटल के बारे में जब बात करोगे तो पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पे क्या आ जाएगा? लाहौर। और बाद में इन्होंने अपना रिलीजियस कैपिटल किसको बना लिया? तो इन्होंने अपना रिलीजियस कैपिटल किसको बना लिया? अमृतसर को। अमृतसर पहले भंगी मिसल के पास था, भंगी मिसल से इन्होंने छीन लिया और एक तरीके से पूरे के पूरे पंजाब का राजा इन्होंने अपने आप को बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तो राज्य की राजधानी पूछे तो यानी राजनीतिक। जब तक आपके धार्मिक राजधानी को डिस्कस ना करें तो आंसर ये हो जाएगा। सिखों के द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए, सिखों के द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं सेंचुरी में सिंह सभा आंदोलन शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया भाई? सिंह सभा आंदोलन आपके प्रारंभ किया गया। तो ये जो प्रथम सिंह सभा था वो प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ आपके कहां पे हुआ भाई? ठीक है, हाँ दोनों होगा, लेकिन जब तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि धार्मिक राजधानी कहेगा नहीं तब तक आपको अमृतसर मारना नहीं है। तब तक आपको उसको अमृतसर मारना नहीं है। देखो, सिंह सभा के बारे में जब हम बात करें तो ये सिख धर्म को मजबूती देने के लिए, टू स्ट्रेंथन सिखिज्म, टू स्ट्रेंथन सिख रिलीजन, सिख धर्म को मजबूती देने के लिए, सिख धर्म को मजबूती देने के लिए ठाकुर सिंह संगवालिया, क्या नाम था उनका भाई? ठाकुर सिंह संगवालिया, ठाकुर सिंह संगवालिया, इनके द्वारा क्या किया गया? और एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था ज्ञानी ज्ञान सिंह। उनका नाम क्या था भाई? ज्ञानी ज्ञान सिंह। इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया भाई? एस्टैब्लिश किया गया। एस्टैब्लिश किया गया। कब एस्टैब्लिश किया गया बाबू? 1873। कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? अमृतसर में। कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? अमृतसर में। और उसको क्या नाम दिया गया? सिंह सभा का नाम दिया गया। सीखते जाना है, जो नया लगे उसको सीखते जाना है, जो आपका है उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सिंह सभा का तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ, प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ आपके कहां पे हुआ? तो इसका काम क्या था? तो इसका काम था सिख धर्म का प्रचार करना, सिख धर्म का प्रचार करना, उसकी विशेषता को बताना, सिख धर्म का प्रचार करना, उसकी विशेषता को बताना और उसकी किताबों को, उसके धार्मिक पुस्तकों को लोगों के बीच में लेके जाना। तो ये कहां पे हुआ था भाई? तो ये अमृतसर में हुआ था। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश एम्पायर में विलय से संबंधित जो कागजात है उसके ऊपर कब सिग्नेचर किया भाई? उसके ऊपर कब सिग्नेचर किया? तो 29 मार्च 1849 को। आप सब लोगों को पता है कि जब हम एंग्लो सिख वार के बारे में बात करते हैं
तो जब तक महाराजा रंजीत सिंह आपके जीवित रहे तब तक अंग्रेजों ने कोई भी किसी भी तरीके से आपके पंजाब के क्षेत्र के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि नहीं करी, लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हुआ 1839 में, उसके बाद अंग्रेजों की लालच भरी नजर इस आपके सिख साम्राज्य पे गई और अंग्रेजों ने कितना युद्ध किया भाई? टोटल आपके 2 युद्ध किया। और उसके बाद ये जो महाराजा दलीप सिंह है, इनको महाराजा के पद से हटा करके इनको पेंशन दे करके कहां पे भेज दिया भाई? तो इनको पेंशन दे करके इनको भेज दिया। इनको पेंशन दे करके इनकी जो रानी है, पेंशन दे करके मतलब इनकी जो मां थी रानी जिंदन, उनके साथ आपके कहां पे भेज दिया? तो रानी जिंदन के साथ आपके इंग्लैंड भेज दिया। रानी जिंदन के साथ आपके कहां पे भेज दिया? तो रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। आपने बोला कि चलो ठीक है, पूरी की पूरी जो आपकी सिख आर्मी है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। सिख आर्मी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से डलहौजी के द्वारा इस सिख साम्राज्य को अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में मर्ज कर लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? अरे भाई, इस कोहिनूर हीरा की भी बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम आपसे बात करें तो ये सवाल ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कोहिनूर हीरा है, ये वर्तमान के तेलंगाना राज्य में पहले एक खान हुआ करता था। उसको क्या बोलते हैं? गोलकुंडा खान कहते हैं। उस गोलकुंडा खान से इसकी प्राप्ति हुई। आपने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये किसको मिला? तो मीर जुमला के द्वारा इसको शाहजहां को दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? तो 1739 में जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो नादिर शाह ने शाहजहां के सिंहासन को भी और साथ ही साथ इस आपके कोहिनूर हीरा को भी ये वापस लेकर के चला गया। अब इसके बाद शाह सुजा, जो कि नादिर शाह का बेटा था, शाह सुजा ने ये जो कोहिनूर हीरा है वो किसको दे दिया? तो MRS महाराजा रंजीत सिंह जी को दे दिया। तो इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह जी के पास पहुंचा। और जब दलीप सिंह को हरा दिया गया, तो फिर आपके डलहौजी ने इस हीरे को लेकर के डलहौजी ने किसको गिफ्ट कर दिया? तो जो क्वीन आपकी थी, जो आपकी रानी थी ब्रिटेन की, उसको गिफ्ट कर दिया। तो अब के समय में अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो ये हीरा कहां है? तो अब इस हीरे के 2 टुकड़े हैं। तो जो पहला पीस है इस हीरे का, जो पहला टुकड़ा है इस हीरे का, वो जो पहला टुकड़ा है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। नाउ अब इसका जो पहला टुकड़ा है, फर्स्ट पीस जो है, वो आपके कहां पे रखा हुआ है? तो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो जो ब्रिटेन की महारानी के क्राउन है, क्राउन ऑफ क्वीन, ब्रिटेन की महारानी के जो क्राउन है उसमें विद्यमान है। हमें लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी कोहिनूर हीरा के बारे में बात करें तो किससे प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा ये जो नादिर शाह का जो बेटा था, ये जो नादिर शाह का बेटा था जिसका नाम था शाह शुजा, उसने महाराजा रंजीत सिंह को आपको दिया था। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मेरी छीन ली। और ये कौन कहा करते थे? महाराजा रंजीत सिंह जी कहा करते
ये कौन कहते थे भाई? तो ये महाराजा रंजीत सिंह जी कहते थे। महाराजा रंजीत सिंह इस बात को कहते हैं। और जब महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म 1780 में गुजरावाला में हुआ था। कहां पे हुआ था भाई? गुजरावाला में हुआ था। और इनके डेथ के बारे में बात करें तो 1839 में इनका डेथ हुआ था। 1839 में इनका डेथ हुआ था। और ये कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह जी के राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आपके शामिल थे? रंजीत सिंह के आपके राज्य में कौन से क्षेत्र आपके शामिल थे? जब महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में हम बात करेंगे तो इनके 4 प्रांत थे टोटल। इनके कितने प्रांत थे? अगर हम स्टेट के बारे में बात करें, प्रोविंस के बारे में बात करें तो टोटल कितने आपके प्रोविंस थे? तो इनके 4 प्रांत थे। आपने बोले कौन कौन से थे सर? तो एक कौन सा था? उसका नाम क्या था? कश्मीर। दूसरा कौन सा था? वो था मुल्तान। तीसरा कौन सा था? पेशावर। चौथा कौन सा था? लाहौर। कारण क्या था भाई? कि जो इनके और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उसके तहत ये आपके अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेज इनके तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे। तो इनमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा इसमें शामिल है, तो आपको कौन सा शामिल है भाई? श्रीनगर। तो इनके आपके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, श्रीनगर हो जाएगा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा थे महाराजा दलीप सिंह। 1849 में इनको क्या कर दिया गया? तो 1849 में इनको संधि करके महाराजा का पद इनसे छीन लिया गया और इनको इंग्लैंड भेज दिया गया इनकी मां के साथ। रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? जब महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को स्ट्रेंथन किया था। अपने एम्पायर को। तो जब भी कोई राजा मजबूत होता है तो उस राजा के मजबूती में कहीं ना कहीं उसके मंत्री, उसके सरदारों का भी हाथ होता है। आपने बोला कि चलो ठीक है, तो जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो इनके वित्त मंत्री थे, इनके वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो इनके वित्त मंत्री का नाम क्या था? दीनानाथ। इनके वित्त मंत्री का नाम क्या था भाई? तो इनके वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, दीनानाथ। अब दूसरे इनका जो इनकी सेना है, इनकी सेना जो आर्मी थी, विशेष जो इनके स्पेशल जो आर्मी थी, उसको फौज एक खास कह करके एड्रेस किया जाता है। बहुत सारी नई बातें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। इसीलिए मेरी क्लास आपको आगाह करने से लेकर के, आपको प्रभावित करने से लेकर के मोटिवेट करने की आपकी क्लास होती है कि इसमें कुछ आप सीखो, कुछ हम सीखें, और कुछ आप सिखाओ, कुछ हम सिखाएं। और इस तरीके से ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि काम चलता है। जब इनके विदेश मंत्री के बारे में जब हम आपके बात करते हैं, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह की जी के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। उनका नाम क्या था भाई? तो उनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। उनका नाम था, उनका नाम क्या था भाई? फकीर अजीजुद्दीन उनका नाम था। आपने बोला कि वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से सवाल पूछा है दीनानाथ जी के बारे में, तो आंसर बता दीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा डोगरा रंजीत सिंह के बेटे आपके शेर सिंह के समर्थक थे? शेर सिंह के समर्थक थे। अब आप सब लोगों को पता है कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की क्या हो गई भाई? डेथ हो गई। MRS महाराजा रंजीत सिंह की क्या हो गई? तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। अब महाराजा रंजीत सिंह के बाद कौन उत्तराधिकारी बने? तो इनके बाद इनके बेटे उत्तराधिकारी बने। उनका नाम क्या था? खड़ग सिंह। इनका नाम क्या था? खड़ग सिंह। लेकिन अब कोई भी ऐसा इनका उत्तराधिकारी नहीं था जो अपने दम पे,
अपनी ताकत पे वो क्या कर ले भाई, अपनी ताकत पे वो राजा बन जाए। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस समय दो विरोधी दल आपको दिखाई देते खड़ग सिंह के समय, खड़ग सिंह के समय में एक दिखाई देते हैं संधवालिया सरदार, संधावलिया सरदार। कौन दिखाई देते भाई, संधावलिया सरदार। और दूसरे कौन से दिखाई देते हैं, डोगरा ब्रदर्स। कौन दिखाई देते भाई, डोगरा ब्रदर्स, डोगरा बंधु। अब इन दोनों के बीच में अब जैसे ही खड़ग सिंह की डेथ हुई, अब डोगरा ब्रदर्स संधावलिया सरदार ने खड़ग सिंह के बाद आफ्टर डेथ ऑफ खड़ग सिंह, आफ्टर डेथ ऑफ खड़ग सिंह अब क्या किया, संधावलिया सरदारों ने खड़ग सिंह के मृत्यु के बाद किसका समर्थन किया भाई, सपोर्ट नैनिहाल सिंह, नैनिहाल सिंह। और इनकी जो मां थी उनका नाम क्या था भाई, चांद कौर, इसका समर्थन किया। जबकि ये जो डोगरा ब्रदर्स थे, इन्होंने रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया, तो रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को सपोर्ट किया, जो क्या थे भाई, महाराजा रंजीत सिंह के क्या थे, बेटे थे। बात समझ गए। तो इसका यही सवाल ही बोल रहा है कि रंजीत सिंह के बेटे जो आपके शेर सिंह के समर्थक थे, उसमें कौन कौन से लोग आपके आ जाते हैं, तो ये डोगरा ब्रदर्स, गुलाब सिंह का नाम आ जाता है, ध्यान सिंह का नाम आ जाता है, सुच्चा सिंह का नाम आ जाता है। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। और जब चैत सिंह की बात करें, अतरा सिंह की बात करें, लहना सिंह की बात करें, ये सारे के सारे संधावलिया सरदार में आ जाते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध, यानी ये 1700 से लेकर के आगे की बात कर रहा है, जो बंगाल के नवाबों की जो राजधानी है वो निम्नलिखित में से कहां पे थी। तो देखो भाई, ये जो बंगाल की राजधानी है अलग अलग समय में चेंज हुई है। सबसे पहले कहां पे हुआ करती थी, सबसे पहले कहां पे, ढाका हुआ करती थी। ढाका से कहां पे चेंज हुआ भाई, तो ढाका से चेंज हुआ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से चेंज हुआ कहां पे भाई, मुंगेर में। कहां पे चेंज हुआ, मुंगेर में। मुंगेर से कहां पे चेंज हो गया, तो कलकत्ता में। और इस तरीके से ये चेंजेस आपको दिखाई देता है। तो उस समय जब औरंगजेब का निधन हुआ और औरंगजेब के बाद बंगाल में जो सबसे ताकतवर शक्ति दिखाई देती है मुर्शिद कुली खान के द्वारा, तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। किसने किया था भाई, मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था, तो मीर कासिम ने किया। और बाद में अंग्रेजों ने किसको बना दिया, तो बाद में अंग्रेजों ने कैपिटल नहीं बनाया, बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल बनाया, किसको भाई, कलकत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी बोले कि कौन से युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है। जब धोखा हो रहा था तो उस समय राय दुर्लभ कौन था, तो उस समय राय दुर्लभ आपके बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था। बंगाल के नवाब का क्या था भाई, कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ आपके मुर्शिदाबाद के सेठ थे। मोहम्मद रजा खान बिहार के नहीं, ये बंगाल के थे। ये दीवान तो थे लेकिन कहां के भाई, बंगाल के थे। राजा सिताब राय ये भी दीवान थे लेकिन बंगाल के नहीं थे, ये आपके बिहार के थे। ये कहां के थे, बिहार के। तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। सवाल क्या बोले कि कौन सा आपके सही मैच नहीं है, तो कौन सा सही मैच नहीं है, तो 3 और 4 नहीं है भाई।
बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध याद है आप सब लोगों को, 23 जून 1757, आप सभी साथियों को याद होगा। दो पक्ष, प्लासी जो कि वर्तमान के वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में दिखाई देता है। एक तरफ कौन था? बंगाल का नवाब जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ कौन था भाई? तो दूसरी तरफ क्लाइव। और क्लाइव के साथ कौन मिल गया था भाई? क्लाइव के साथ मिल गया था मीर जाफर। क्लाइव के साथ कौन मिल गया था? मीर जाफर। और जितने भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे वो सारे। और यहां पे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को हरा गया और क्लाइव आपके जीत गया। बंगाल में अंग्रेजों की ये पहली जीत मानी जाती है, लेकिन ये निर्णायक जीत नहीं मानी जाती। अब इस सवाल बोले कि बंगाल में प्लासी के युद्ध आपके जीतने के बाद भी क्लाइव ने क्या किया? तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। किसको बनाया भाई? बंगाल का नवाब बनाया। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये प्लासी की लड़ाई जीत गए तो ये फिर अब ये क्यों ढो रहे हैं? अब इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि अंग्रेज अभी नए नए हैं। अंग्रेजों को ये पता नहीं है। अब मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मुगल बादशाह से डरते थे, मीर जाफर कहते थे, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो सीधे तौर पे उनके साथ यही दिक्कत है कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ आपकी संगत है। दे थॉट दैट दिस सिस्टम वाज नॉट इट कंपेटेबल विद देयर इंटरेस्ट। कोई नहीं, आप खूब अच्छे से क्लास को देखिए, जब से जुड़े हैं तब से देखिए, खूब बढ़िया से समझो। जब जागो तब सवेरा, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना, बी हैप्पी ऑलवेज, सीखना है चीजों को। तो ये प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भी, ये प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भी, बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद भी अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा और अपने कठपुतलियों को मीर जाफर को, फिर मीर कासिम को, फिर मीर जाफर को, फिर उसके उत्तराधिकारियों को, ये बनाते गए। लेकिन 1757 के बाद भी नवाब के पद को बनाए रखने के पीछे उनकी मंशा क्या थी कि अभी ये जो व्यवस्था है उनके साथ अभी कंपेटेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने बनाया। और जब लगेगा कि हो गया तो हटा देंगे। 1765 के बाद काम खत्म। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया भाई, बहुत बड़ा मोड़ आया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, परेशान नहीं होना है। बहुत बड़ा मोड़ आया। आपने बोला कि क्या मोड़ आया सर? मैं निकला वो गाड़ी लेके, रास्ते में छोड़ आया। क्यों? क्योंकि एक मोड़ आया। तो क्या आया मोड़? तो मोड़ ये आया कि अब धीरे धीरे जो आपके अंग्रेज हैं वो अपने आप को सारी व्यवस्थाओं से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी के सारे आपके व्यवस्थाओं से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो बंगाल के नवाब हैं उनके राइट्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं भाई? तो धीरे धीरे जो आपके नवाब हैं, जो बंगाल के नवाब हैं, उसके अधिकारों को ये क्या कर रहे हैं भाई? तो उसके अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा, खत्म कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक आपको माना जाता है। कलकत्ता का संस्थापक आपको माना जाता है। अंगियर को कहां का माना जाता है? बंबई का माना जाता है। बात समझ गए? तो और ये कलकत्ता का फाउंडर चार्नोक को माना जाता है। निजाम उल मुल्क, जिसको हम चिनकिलीज खान के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? चिनकिलीज खान के नाम से जानते हैं, जिसको चिनकिलीज खान के नाम से जानते हैं। तो जब निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खान के बारे में बात करें तो कौन से स्वतंत्र? तो देखो, हैदराबाद की स्थापना इसी निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई, जो पहले
जो पहले आपके मुगलों के प्रतिनिधि के तौर पे, सरदार के तौर पे काम करता था। अब जब इसने बोला कि जब मुगल ही नालायक हो गए तो मैं इन नालायकों का क्यों साथ दूंगा। बंगाल में भू व्यवस्था को किसके द्वारा पुनर्गठित आपको किया गया था? रीऑर्गेनाइज द लैंड सिस्टम इन बंगाल किसके द्वारा आपके एस्टेब्लिश किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आप सब लोगों को याद होगा ना, 1793 में ये एक सेटलमेंट लेकर के आया भाई। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। उसको क्या कहते हैं भाई? परमानेंट सेटलमेंट। आपने बोला कि ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया? अब इसने क्या किया भाई? अब इसने बोला कि ये है अंग्रेज और ये है भारत के किसान, बंगाल के किसान, हमें इनसे टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन हम उतना प्रॉपर तरीके से इनके क्षेत्र को, इनको हम नहीं जानते। तो उसने क्या किया? एक आपके बिचौलिए वर्ग के रूप में उसने एक वर्ग को उभारा, जो उन क्षेत्रों के राजा होते थे, जमींदार होते थे, तालुकदार होते थे। उसको क्या बोला? उसको बोला जमींदार। बोले कि काम कीजिए, आप जो है ना, आप किसानों से टैक्स को वसूलिए, किसानों से टैक्स को वसूलिए, और हम जो है ना आपसे टैक्स को वसूलेंगे। अगर आप फिक्स डेट, फिक्स टाइम पे टैक्स वसूल करके दे देते हैं, टैक्स वसूल करके दे देते हैं, तब तो बढ़िया बात है भाई। नहीं तो आपकी जमींदारी खत्म करके दूसरे किसी को यह मौका दिया जाएगा। उसको बोलते हैं सूर्यास्त का नियम। अगर सूर्य के अस्त होने से पहले, डूबने से पहले, सन के सेट होने से पहले प्रॉपर तरीके से अगर आपने हमारी सारे रेवेन्यू को सेट करके नहीं दिया तो आपका भी सन सेट हो जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आपने बोला कि सर ये भी सही बात है, लेकिन कॉर्नवालिस के बारे में बताया जाता है कि कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस के जनक के तौर पे भी जानते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बिफोर 1947, क्योंकि उसके बाद कौन से आ जाते हैं? सरदार पटेल आ जाते हैं। तो इसने क्या किया? एक नए तरीके की पद्धति की शुरुआत करी और यहां पे इसने डिस्ट्रिक्ट के सारे जो राइट थे वो किसको दे दिया भाई? कलेक्टर को दे दिया। सारे के सारे राइट किसको दे दिया भाई? तो कलेक्टर को दे दिया। आप सब लोगों को ध्यान रखें, इसने एक कोड भी बनाया, कॉर्नवालिस कोड। और कॉर्नवालिस कोड किसके ऊपर काम करता था? तो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम करता था। इसने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। किसके ऊपर काम करता था भाई? तो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम करता था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर आपके काम करता था। तो इसके द्वारा आपके शुरू किया गया था। किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि आपकी धारण करी थी? किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि आपकी धारण करी थी? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो फतेह चंद को जगत सेठ। अब देखो, आप सब लोग जगत सेठ का नाम तो सुने होंगे, लेकिन आप सब लोग फतेह चंद का नाम आपने नहीं सुना होगा, जहां तक हमें लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम हैं तो सब सुनाएंगे। तो सवाल ही पूछ रहा कि किसको, मतलब किसने पहले ये जो जगत सेठ है वो पहले फतेह चंद के नाम से जाना जाता था। फतेह चंद के नाम से जाना जाता था और इसको उपाधि दिया गया। जी बिल्कुल, उपाधि दिया गया जगत सेठ की। तो ये जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है,
उसने ये उपाधि इस फतेह चंद को दिया था कि बेटा आज के बाद से तुम क्या हो गए, जगत सेठ हो गए। बात समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1782 में नहीं हुई थी, 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ओ सॉरी, ये मैच करना है, हमें लगा कि गलत सही बताना है, कोई नहीं, इसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए आसानी से अब ये सवाल बता सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा भाई? इलाहाबाद की संधि, एक आंसर 4 हो जाएगा। मंगलौर की संधि 84 हो जाएगा। सालबाई की संधि 82 हो जाएगा। मद्रास की संधि आपके 69 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, ये सारे के सारे उत्तर हो जाएंगे। तो 4213 इज द करेक्ट आंसर। 4213 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब सवाल देखिए। अब ये देखो, ये क्या हुआ कि जब मराठा एम्पायर को जब आप देखोगे तो सबसे पहले जो पावर है वो किस में दिखाई देता है? छत्रपति में। छत्रपति, जैसे आप देखो छत्रपति में, देखो जैसे शिवाजी महाराज को देखो, जैसे संभाजी महाराज को देखो, राजा राम को देखो, ताराबाई को देखो, उसके बाद साहू जी महाराज को देखो। लेकिन साहू जी महाराज के समय में, ओके एक मिनट बाबू, ए और सी, चलो तो ए और सी दोनों के दोनों सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। वेल डन, वेरी गुड, शानदार, शाबाश, यही बात होनी चाहिए। अब छत्रपति के बाद ये जो अधिकार है किसके पास चला गया? पेशवा, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव, अलग अलग आपके चलते रहे, अंतिम को थे बाजीराव सेकेंड। उसके बाद ये जो आपके मराठा अलग अलग आपके सरदार हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। गायकवाड़ को देखना है तो उसके लिए बड़ौदा जाना पड़ेगा। गायकवाड़ बड़ौदा में आपके पावरफुल हो गए, होलकर आपके इंदौर में पावरफुल हो गए, सिंधिया आपके ग्वालियर में पावरफुल हो गए, और जो भोसले थे वो आपके नागपुर में फुल हो गए। तो सिंधिया ए का क्या होगा भाई? ए का। गायकवाड़ कहां पे हो गए? तो बड़ौदा में। तो 3412 करेक्ट आंसर होगा। इसका सही उत्तर क्या है भाई? तो सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के संदर्भ में, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? अगर हम मराठाओं के बारे में बात करते हैं तो देखो, ऐसा माना जाता है कि जो मराठाओं का जो क्षेत्र था, जो भूमि था, वो उतना ज्यादा आपके उपजाऊ नहीं था। तो जो मराठा है वो 2 तरीके के टैक्स वसूलते थे। एक को बोलते थे चौथ और दूसरे को कहा जाता था सरदेशमुखी। ये बिल्कुल सही बात है। अब सवाल बोले कि मराठाओं ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, तो भाई पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ 1556 में आपके अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ 1761 में, जिसमें एक तरफ माधवराव थे और दूसरी तरफ जो आपके थे, दूसरी तरफ जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। तो जो दूसरा, ये तीसरा युद्ध था और ये क्या बोले दूसरा, इसका मतलब एक गलत है। तो जो गलत है उसको हटा दीजिए, जो सही है उसको मार दीजिए, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव सेकंड को जो पेंशन आपको दी जाती थी, नाना साहब को दिए जाने वाले, पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन आपके कौन गया था? अब याद है ना आप सब लोगों को? शायद आपको याद होगा, हमें पूरा विश्वास है।
बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, यानी बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम पेशवा थे, जिनके पद को अंग्रेजों ने खत्म करके इनको क्या कर दिया था, तो कानपुर के समीप आपके बिठूर में बैठा दिया था। इन्होंने एक आपके पुत्र को गोद लिया, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, जिनको नाना साहब के नाम से जानते हैं, जिनको नाना साहब के नाम से। तो जो अंग्रेजों के द्वारा पेंशन जो बाजीराव सेकंड को दिया जा रहा था, वो नाना साहब को दिया जाए, इस बात को लेकर के कौन पहुंचा था, तो इस बात को लेकर के अंग्रेजों के समक्ष अजीमुल्ला खान पहुंचा था। और जब अजीमुल्ला खान के बारे में जब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो अजीमुल्ला खान है वो नाना साहब के चीफ एडवाइजर थे। सवाल को जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपके साथ धोखा करते रहेगा, इसलिए कुछ और करो या मत करो, सवाल को पूरा सही करना है तो एक बार क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम अजीमुल्ला खान के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये जो अजीमुल्ला खान है आपके, ये अजीमुल्ला खान आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चीफ एडवाइजर थे नाना साहब के। और नाना साहब के कमांडर कौन थे, सेनापति कौन थे, मुख्य तात्या टोपे। कौन थे भाई, तात्या टोपे। अब चलो सवाल फिर से पूछ रहा है, जो बाजीराव पेशवा यानी बाजीराव सेकंड के बारे में पूछ रहा है कि जो दत्तक पुत्र जो थे, एडॉप्टेड जो सन थे, उनका नाम क्या था, बताइए। तो बाजीराव पेशवा के जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, भैया साहब, बाबा साहब, दादा साहब, उनका नाम क्या था, नाना साहब। नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पड़ी थी। नाम क्या था भाई, छबीली, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और जैसे ही बाजीराव सेकंड की डेथ हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने नाना साहब के पेंशन को रोक दिया। सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसके द्वारा किया गया भाई, मराठाओं के द्वारा। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी के द्वारा किया गया तो मराठाओं के साथ किया। 1775 से शुरू होता है और 1818 में जाकर के खत्म होता है। 1818 में जब आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करता है भाई, उन्मूलन करता है और आपके मराठाओं को अंग्रेजों में मिलाता है, मर्ज करता है। 1775 से लेकर के 1878, और इस बीच कितने युद्ध हुए थे, तो टोटल आपके 3 युद्ध हुए थे। सिखों के साथ कितने हुए थे, 2 हुए थे। राजपूतों के साथ उतना कुछ नहीं, मुगलों के साथ भी कुछ उतना कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता है। 13 जून 1817 को पुणे की संधि के ऊपर किसने हस्ताक्षर किया, तो कौन करेगा भाई, बाजीराव सेकंड। और जैसे ही सिग्नेचर किया, मराठा संघ को भंग कर दिया गया। एंग्लो मराठा वार से संबंधित कौन कौन से संधियों को आपको पढ़ना है और उसका करेक्ट ऑर्डर आपको समझाना है कि कब कब कौन सी संधि हुई थी। तो ये सारे के सारे सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान अलग अलग आपके जो सरदार थे, जी बिल्कुल किया था, अलग अलग जो सरदार थे अंग्रेजों के साथ युद्ध किए, पराजित होने के बाद अलग अलग आपकी संधि हुई। जब संधि की शुरुआत की बात करें तो ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, वो अंग्रेजों के साथ वसीम की संधि करा 1802 में। देवगांव की संधि जो हुई 1803 में, 1803 में, ये 17 दिसंबर को हुआ था। और अर्जुन गांव की जो संधि हुई वो 30 दिसंबर 1803, 30 दिसंबर 1803।
इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले होगा 3 नंबर, फिर होगा 2 नंबर, फिर होगा 1 नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 हो जाएगा। कहा गया रे भाई, मार दो। निम्नलिखित में से कौन से आधार पर 1851 में बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद डलहौजी ने नाना साहब का जो 8 लाख रुपया जो सालाना पेंशन था उसके दावे को नामंजूर कर दिया? उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण, डलहौजी कहता था कि जो आपके शासक का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है उसको हम किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं देंगे, पहली बात। इसलिए, और जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के अपने बेटे नहीं थे, गोद लिए हुए बेटे थे। ये वाला कारण कि अंग्रेजों की शत्रुओं से साठ काट थी, बिल्कुल गलत बात नहीं। फिर उसके बाद ये पहली चीज तो हो गई। अब दूसरी बात कि पेंशन की जो मंजूरी है वंशानुगत नहीं थी, ये भी सही बात है। बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी, ये गलत बात है। 1 और 3 आपके सही उत्तर होगा। ये क्यों नहीं देना चाहता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं? अलग अलग अंग्रेज अधिकारी अलग अलग आपके युद्ध से संबंधित हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। एक तरफ बंगाल का शासक नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड 1764 में हुआ। आपने बोला कि ठीक है। उस समय जो गवर्नर या गवर्नर जनरल जो था उस समय जो था उसका नाम था क्या था? वेंसी टार्ट उसका नाम था। आपने बोला कि ठीक है सर। अब देखो, इंग्लो मैसूर वार, जो फर्स्ट इंग्लो मैसूर वार हुआ, आप सब लोगों को डेट तो पता ही है, 1767 से लेकर के 1769 तक। 1767 से 1769, और इसका नाम क्या था? वेरेल्स्ट। क्या नाम था भाई? वेरेल्स्ट। फिर उसके बाद सेकेंड इंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784। इस समय कौन था भाई? इस समय था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था भाई? वारेन हेस्टिंग्स। फिर थर्ड इंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर के 1792 तक। अगर हम इस समय बात करें तो कौन था भाई? कॉर्नवालिस। कौन था भाई? कॉर्नवालिस। आगे बढ़िए। जब फोर्थ इंग्लो मैसूर वार की बात किया जाए, 1799, तो कौन था भाई? उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली। उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये तो हो गया असली खेला। अब हम यहां से आगे क्यों आते हैं? फर्स्ट इंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर के 1782। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था भाई? वारेन हेस्टिंग्स। सेकेंड इंग्लो मराठा वार के बारे में बात करें 1803 से लेकर के 1805। कौन था भाई? लॉर्ड वेलेस्ली। फिर उसके बाद थर्ड इंग्लो मराठा वार कौन था? 1817 से 18। कौन था भाई? आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद जब हम एंग्लो नेपाल वार के बारे में बात करते हैं, एंग्लो नेपाल वार ये हुआ 1814 से 16। और इस दौरान जब हम आपकी बात करते हैं
तो कौन था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब मैच कीजिए थोड़ा। जी जी बिल्कुल, 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था। अब मुनरो के बारे में बात करें, बक्सर के युद्ध के दौरान था 1764 में, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। हेस्टिंग्स आपके एंग्लो नेपाल के दौरान था, नो प्रॉब्लम। फोर्थ एंग्लो मैसूर के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली था, नो प्रॉब्लम। लेकिन थर्ड एंग्लो मराठा वार के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह पे अगर ये लॉर्ड हेस्टिंग्स लिख देता तो हमारा काम बन जाता। इसका मतलब कि प्रॉब्लम। तो डी आपका क्या हो गया भाई? गलत हो गया। अगला देखिए, बोले कि अब हैदराबाद को किसने स्टैब्लिश किया? चिनकिलीज खान ने। अवध को किसने स्टैब्लिश किया भाई? बुरहान उल मुल्क ने। बंगाल को किसने स्टैब्लिश किया? मुर्शिद कुली खान ने। रुहेलखंड की बात करें तो ये सआदत खान, हम इसी को सआदत खान कहते हैं, हम इसी को सआदत खान कह करके एड्रेस करते हैं। बुरहान उल मुल्क को कोई और नहीं है। रुहेलखंड के अगर हम फाउंडर के बारे में बात करें तो उसका नाम क्या था? अली मोहम्मद रुहेला। उसका नाम क्या था? तो अली मोहम्मद रुहेला, अली मोहम्मद रुहेला। या इसका नाम क्या था? वीर दाऊद। इसका नाम क्या भी? वीर दाऊद। ये आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये वाला क्या भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेज आपके जीत गए, अंग्रेज जीत गए। उसके पीछे कारण, मुख्य प्रतिफल क्या है? क्या बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी? नहीं, वो तो 1764 के बाद 1765 में होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, क्लाइव की बंगाल के रूप में नियुक्ति, ये कुछ नहीं। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश जो आपके प्रभाव है उसमें आपकी वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि जो आपके अंग्रेज चाहेंगे, जो आपके अंग्रेज चाहेंगे अब वही होगा, वही होगा। यानी प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों को कुछ बंगाल में ऐसा नहीं है कि शक्ति मिल गई या राजा बन गए या कुछ ऐसा हो गया, नहीं। बस यही हुआ कि ये बंगाल के नवाब के साथ जो भी करना चाहेंगे वो ये कर सकते हैं, इनको कोई भी नहीं रोकेगा। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग गया, लड़ाई के मैदान से भाग गया। सवाल बोल रहे कि कौन से वाहन का प्रयोग किया था भागने के लिए? तो बंगाल में ऊंट से भाग रहा था। किससे भाग रहा था भाई? ऊंट से भाग रहा था। और ऊंट से भाग रहा था तब भी इसको नहीं छोड़ा और इसका मर्डर कर दिया गया। तो मर्डर्ड बाई, किसके द्वारा मर्डर कर दिया गया? तो मर्डर्ड बाई मीरन, मर्डर बाई मीरन, जो कि मीर जाफर का आपका बेटा था, उसके द्वारा मर्डर कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में आपके सही नहीं है? प्लासी के युद्ध के विषय में तो बोले कि 1775 को शुरू हुआ था, 1757 में शुरू हुआ था, 1757 में। अगर इस युद्ध की शुरुआत की बात करें, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते एकदम अटपटा, जिसका उम्मीद है ना आप करोगे ना हम करेंगे। अब बताओ ना, ऊंट से भागा था कि हाथी से भागा था? कौन हम वहां पे देख रहे थे कि हमको पता है, लेकिन तब भी कोई नहीं, सीख लेना है। पॉसिबल तो कौन सा सत्य नहीं है? तो जब एक ही गलत है तो फिर क्या, क्यों ही आगे बढ़ना है? निम्नलिखित में से कौन से कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहकर के संबोधित किया है? कौन से एक कवि ने एक अस्थायी दुख भरी रात, यानी इस प्लासी के साथ अब भारत में एक नए तरीके का एरा शुरू होता है, एक नए तरीके का एरा आपके शुरू होता है। तो जो नवीन चंद्र सेन है, नवीन चंद्र सेन इसको क्या कहते हैं? प्लासी की लड़ाई को
दुख भरी रात कहते हैं। एक दुख भरी रात। और दूसरे जो है यदुनाथ सरकार, वो ये कहते हैं कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया है। मतलब यदुनाथ सरकार क्या कहते हैं? यदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था उसमें अंग्रेजों की जीत पुनर्जागरण थी। ये कहीं ना कहीं यदुनाथ सरकार का ये जो स्टेटमेंट है वो अंग्रेजों की चाटुकारिता को दर्शाता है कि कितने बड़े अंग्रेजों के चाटुकार रहे होंगे वो। बक्सर की लड़ाई में 22 अक्टूबर 1764, आप सब लोगों को पता है कि सिराज को हटा करके मीर जाफर को बनाया गया बंगाल का नवाब। अंग्रेजों का पेट नहीं भरा इससे, तो फिर अंग्रेजों ने किसको बना दिया? तो फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। फिर अंग्रेजों ने किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया। अब आपने बोला कि चलो ठीक है। अब 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ। क्या हुआ भाई? बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर की आपकी लड़ाई हुई और इसमें दो पक्ष थे। एक तरफ कौन था? बंगाल से आपके मीर कासिम। बंगाल से कौन था? मीर कासिम। अवध से की बात करें तो सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट की बात करें शाह आलम सेकंड। क्यों? क्योंकि इस मीर कासिम ने सबको भड़काया, बोला कि दुश्मन के दुश्मन, तो ये सब बोला दोस्त। और दूसरे तरफ कौन था? तो जब हम दूसरे तरफ की बात करते हैं तो यहां पे आपको दिखाई देता है, उसका नाम क्या? मुनरो, जो अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाया। भीषण युद्ध हुआ, मजबूत हुआ। ये तीनों के जो गुट थे वो आपके हार गए। मुनरो आपका जीत गया। तो ये सवाल यही पूछ रहा था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ कौन से भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो कौन कौन से शासक ने? तो भाई शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल देखिए, ये बोले कि क्लाइव का पुनः भारत अभियान अभी कब से शुरू होता है? 1765 से शुरू होता है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और ये आपके 1773 में भारत का गवर्नर बनता है। यानी पहले क्या हुआ? जब पहले देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद फिर से क्लाइव भारत आ गया। क्लाइव के समय में ही इलाहाबाद की संधि हुई और उसके बाद 1773 के रेगुलेटिव एक्ट से जो आपके बंगाल का गवर्नर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना आपकी भेजी थी? अब देखो, छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पे, और मीर जाफर जो है ना, इसको क्लाइव का गीदर कहा जाता है। मीर जाफर को क्या बोला जाता है? क्लाइव का गीदर कहते हैं। इतिहास में इसको क्लाइव का गीदर भी कह करके संबोधित किया जाता है। तो किसको भेजा था इसने? तो मेजर कुट को भेजा था। तो मेजर कुट को भेजा था किसके लिए? कि जाओ और राजा राम नारायण का दमन कर दीजिए। और ये राजा राम नारायण कौन थे? तो बिहार के हिंदू शासक थे। बात समझ गया? चलो अगला देखिए। अब देखो, ये काल कोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? 1756 में। एक था व्यक्ति अंग्रेज जिसका नाम था जे डॉलविल। उसने आरोप लगाया, कहा कि भाई जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उसने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया? बंदी बना लिया है, जिसमें से 23 को छोड़ करके सारे के सारे दम घुट करके मर गए।
उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें महिला भी है, उसमें बच्चे भी हैं। इस क्रूर शासक को हम क्या कहें। और ये अंग्रेजों के दिल में घर कर गया कि भाई तुमने कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। बात समझ गए आप सब लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ जी? 1764 में। मीर जाफर की मृत्यु के बारे में बात करें तो इसका मृत्यु कब हुआ? तो फरवरी 1765 में। और जब हम आपकी इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ? अगस्त 1765 में। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेना। इसमें शायद मैचिंग वाला छूट गया है तो आप इसको मैच कर लीजिए। कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो उस समय कौन था? क्लाइव। जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, उसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड है, उसने अंग्रेजों को यह दीवानी अधिकार दे दिए थे। उसने अंग्रेजों को ये दीवानी अधिकार दे दिए थे भाई। कौन सा एक कथन? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके संदर्भ में, उसके विषय में आपके सही है, असत्य है। क्या बोले भाई? गलत है, गलत है। आपने बोले कि सर क्या क्या गलत है, फिर बताएं आप। तो बक्सर का युद्ध हो गया, कोई भी दिक्कत की बात। बक्सर के युद्ध के बाद तो मीर कासिम तो भाग गया, कि उसको पता है कि अगर मैं पकड़ में आ गया कानकोटरी की जो घटना थी वो प्लासी की लड़ाई के समय हुआ था, प्लासी की लड़ाई के पहले हुआ था। तो मीर कासिम तो भाग गया। अब 1765 में जो इलाहाबाद की संधि है वो आपके दो लोगों के साथ हुआ, वो दो लोगों के साथ हुआ। आपने बोले कि किसके साथ, किसके साथ हुआ? तो जो 12 अगस्त को जब आप देखोगे तो 12 ऑफ अगस्त, 12 अगस्त को किसके साथ? तो शाह आलम सेकंड के साथ, जो मुगल सम्राट था। और 16 अगस्त को किसके साथ? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। किसके साथ भाई? शुजाउद्दौला के साथ। ये चीज आपको दिखाई देता है। अब जब संधि हुई तो उस समय कौन कौन था भाई? तो उस समय जो था भारत में वो कौन था? क्लाइव, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं। अब आपने बोला कि नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर। अब सवाल देखिए, इसमें टोटल कितने वो बनते? 4 + 7, 4 + 7, जिसमें 4 जो थे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें बात करी गई थी कि जो मुगल सम्राट है उसको इलाहाबाद और करा का क्षेत्र दे दिया जाएगा। और जो पहले अवध के पास था, इलाहाबाद और करा, दोनों मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा। दूसरी जो आपकी शर्त थी कि मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी का जो राइट है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। तीसरा जो था कि 26 लाख रुपया प्रति वर्ष मुगल बादशाह को मिलेगा। फिर उसके बाद उत्तरी परगना जो है, उत्तरी सरकार, वो अंग्रेजों को जागीर के तौर पे मिलेगा। लेकिन ये बोले कि युद्ध के हर्जाना के रूप में शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में आपको देगा। कहां से दे देगा भाई? एक किस्त में नहीं देना था, बल्कि टोटल आपके 9 किस्तों में देना था। इसलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ बातें जो थ्योरी क्लास में छूट जाती है, वो बातें अब इन क्वेश्चन के थ्रू पकड़ा जाता है। इसलिए प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी थिंग। 9 किस्त जरूर आप सब लोग इस क्लास के खत्म होने के बाद
आप लोग अपना प्यारा प्यारा कमेंट SLV सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप लोग करिएगा। आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। तो बोले कि एक किस्त में नहीं देना था, 9 किस्तों में देना था, इसलिए डी आपका क्या भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर आपके लिए गया? तो उसका नाम क्या था? मीर कासिम। अब मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखो, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद कौन बना? मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम घुटने टेकने वाला व्यक्ति नहीं था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने बोला कि एक बार हमें मौका मिलने दो, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 1763 के कई सारे युद्धों में मीर कासिम को जो हराने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था मुनरो। और इसी मुनरो ने अंततः 1764 में भी मीर कासिम को हरा दिया। कौन सा वो इतिहासकार है जिसने ये कहा है कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल सरकार एक डाकू राज्य था? डाकू राज्य था। इसका सीधे तौर पे मतलब आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 1765 से 1772 यानी 1765 में जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, उसके बाद इस तरीके से लूटपाट आपके मचाई, इस तरीके से लूटपाट मचाई कि पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। बहुत सारे बंगाल के लोग आपके मारे गए। तो ये बात कौन कहते हैं भाई? तो KM पन्नीकर कहते हैं। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी आपकी प्राप्त करी थी। अब सिराजुद्दौला के बाद किसको बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि मीर जाफर से उतना मजा नहीं आया। तो जब मीर जाफर से मजा नहीं आया तो मीर जाफर को गद्दी से हटा करके क्या बना दिया गया? तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब। ऐसे ही तो बनाएंगे नहीं, इससे ज्यादा फायदा होगा तभी बनाएंगे। तो मीर कासिम जब आपके बना तो उसने क्या किया भाई? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये पूरा का पूरा ये इलाका किसको दे दिया भाई? अंग्रेजों को दे दिया। बोले कि तन समर्पित मन समर्पित, आपको यह जीवन समर्पित, लेकिन आने वाले समय में हम युद्ध करेंगे। आने वाले समय में हम तुमसे युद्ध करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तुमको हम छोड़ेंगे नहीं बेटा। तुम हमको क्या समझे थे? हम ऐसे तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुमको क्या लगता था कि हम तुमको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई तो मत छोड़ो, क्या दिक्कत की बात है? नहीं छोड़ोगे तो लड़ेंगे। तो ये सवाल पूरा है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? ये किसके द्वारा आपके विरोध किया गया था? किसके द्वारा? तो ये जेम्स ग्रांट के द्वारा। जेम्स ग्रांट जो है वो जमींदारों को जो अधिकार दिया जा रहा था स्वामित्व का, उसका भी विरोध कर रहा था। और ये ब्रिटिश सैनिक था ग्रांट, और ये इतिहासकार भी था। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वो क्या था भाई? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पहली बार जब बंगाल आया तो ध्यान रखिएगा कि मद्रास के गवर्नर पिगट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में बिल्कुल नहीं, फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में बिल्कुल नहीं, एक सिविल सर्वेंट के रूप में बिल्कुल नहीं, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले
आप सब लोगों को पता है ना कि सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला ने क्या किया, तो आपके ध्यान रखने की जरूरत है बाबू खूब प्यार से, कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ठीक है, अंग्रेजों को भगा दिया। अब सिराजुद्दौला निश्चिंत हो गया, आराम से सो गया, बोले कि अब कोई दिक्कत की बात नहीं। मुर्शिदाबाद लौट आया, कलकत्ता उसने मानिक चंद को दे दिया। अब यहां पे सिराजुद्दौला को जैसे ही बात पता चली तो सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंच गया और मानिक चंद ने कलकत्ता बेच दिया। सिराजुद्दौला को मजबूरी में इस क्लाइव के साथ एक संधि करनी पड़ी, एक ट्रीटी करनी पड़ी, एक संधि करनी पड़ी। और उस संधि को क्या कहा जाता है, तो उस संधि को ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा जाता है। उस संधि को क्या बोलते हैं, तो उस संधि को हम लोग ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहते हैं। और सारे अधिकार फिर से अंग्रेजों को देने पड़े। आपने बोला कि ठीक है सर, ये भी सही है, सारे अधिकार अंग्रेजों को देने पड़े। अब सिराजुद्दौला को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहता क्लाइव। अब सिराजुद्दौला के जितने भी आपके दुश्मन थे, जितने भी आपके दुश्मन थे, अब सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सारे के सारे दुश्मन जाकर के क्लाइव के साथ मिल गए, सारे के सारे जाकर के क्लाइव के साथ आके मिल गए और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया। तो यही सवाल ही पूछ रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था, तो कलकत्ता पर फिर से अधिकार करने के लिए कौन से स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी। अब यहां पे कौन पहुंचा, जॉब चौरनॉक पहुंचा। जब जॉब चौरनॉक यहां पे पहुंचा तो वो उसने सुतानती में फैक्ट्री बनाई। फिर वहां पे इब्राहिम खान ने एक नहीं 1200 रुपए में सुतानती, कालीकता और गोविंदनगर या गोविंदपुर जो भी कह लीजिए, इन तीनों की जमींदारी सौंप दी और इसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड करके फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। बंगाल के कौन से नवाब ने यूरोपियनों की तुलना आपके मधुमक्खियों से की थी? बोला कि इनको छेड़ो मत तो ये शहद देंगे, अगर आपने इनको छेड़ने की कोशिश करी तो फिर आपको काट लेंगे। और ये बात कौन कहता है? ये बात अलीवर्दी खान कहते हैं। बोलेगी कि ऐसी मधुमक्खी हैं जिनको छेड़ो मत तो शहद देंगे, छेड़ दिए तो काट लेंगे। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी कौन से काल में अस्तित्व में आई थी? तो 1700 ईस्वी में यह बनकर के तैयार हुआ था। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, फरवरी 1757 में। एक तरफ कौन सा था? क्लाइव, और दूसरी तरफ आपके कौन सा था? सिराजुद्दौला। इसमें क्लाइव का एक तरीके से प्रभाव बढ़ा और सिराजुद्दौला का प्रभाव एक तरीके से आपके घटा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करी थी कि कंपनी एक असंगति है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, कुछ भी यहां पे ठीक नहीं है। जेबी मैकाले, और यही मैकाले है जिसने भारत की आईपीसी की जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको तैयार किया था, इंडियन पेनल कोड की मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार किया था। अब इस सवाल देखिए, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। फिर उसके बाद बशीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। तो कौन सा गलत है भाई? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765, सालबाई की संधि 1782, अमृतसर की संधि 1809, मंगलौर की संधि
1784। यानी सबसे पहले कौन सा भाई, 1 नंबर। 1 के बाद 65 के बाद कौन सा हो जाता है भाई, 3 नंबर। 3 के बाद 4 नंबर। 4 के बाद 2 नंबर। यानी 1 3 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है सब है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राजा कौन थे जिसने वेलेजली की सहायक संधि पर, तो मैंने बोला था कि वेलेजली की कौन सी संधि है, सब्सिडरी अलायंस। वारेन हेस्टिंग्स की कौन सी आपकी पॉलिसी है, रिंग ऑफ फेंस। डलहौजी की कौन सी पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने बोला कि ठीक है सर। तो सबसे पहला जो आपके राज्य था हैदराबाद किया था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ, ये तो यूपी जीके में भी आप सब लोगों ने पढ़ा है। कब हुआ भाई, 1877 में। तब से ही इसको एक साथ मिला के पढ़ने लगे हम लोग। ये सवाल बोले कि हड़प नीति को किसके ऊपर लागू कर दिया गया था, तो हड़प नीति को मांडवी के ऊपर लागू कर दिया गया था, कोलाबा जालौर के ऊपर, सूरत के ऊपर, सबके ऊपर लागू कर दिया गया था। सीधे तौर पे बात है। क्वेश्चन देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया। सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है डलहौजी। डलहौजी, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो डलहौजी ने किसको किसको विलय किया, तो सिख एम्पायर को। डलहौजी ने किसका किसका विलय किया, सिक्किम को। बात समझ में आ गया। तो इसने सिक्किम को कैसे आपके विलय किया, तो सिक्किम के ऊपर आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ सिक्किम ने आपके मिसबिहेव किया है, इसीलिए हम इसको अपने उसमें ले रहे हैं। फिर उसके बाद लोअर बर्मा, फिर उसके बाद लोअर बर्मा, फिर उसके बाद तेगू। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं सबको इसी ने मर्ज किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई भाई, एक आंसर 1765 में हुआ। एक्सला सैपेल की संधि 1748 में, बी का 3। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मद्रास के ऊपर अधिकार, मद्रास के ऊपर अधिकार, सी का 2। डुप्ले को हटा दिया गया, डुप्ले को कब हटा दिया गया, डी का 1, 1754 में हटा दिया गया। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला देखो, ये बोले कि ऑर्डर में आप सजाइए। सिक्किम का विलय कब किया गया बाबू, 1850 में, अभी मैंने बताया। पंजाब का विलय पंजाब का कब विलय किया गया, 1849 में। झांसी का कब विलय किया गया, 1853 में। बर्मा का कब विलय किया गया, 1852 में। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर 3 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 2, तो 3 1 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, पंजाब और बर्मा का भी विलय आपके डलहौजी के द्वारा किया गया था। पेगू का भी विलय उसके द्वारा, सिक्किम का भी विलय डलहौजी के द्वारा। विलय के सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसके थ्रू बात करें तो ये सारे को इसने मैच किया, मिलाया था। तो पहला जो स्टेट जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इसने ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया था, वो कौन है भाई, 1848 में सतारा। जयपुर और संबलपुर, जयपुर और संबलपुर को इसने कब मर्ज किया था, तो जयपुर और संबलपुर को इसने किया था, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, 1849 में, 1849। बघाट को कब किया गया, 1850 में। उदयपुर को कब किया गया, 1852 में।
झांसी को कब किया गया? 1853 में। नागपुर को कब किया गया? 1854 में। नागपुर को कब किया गया? 1854 में। तो इस तरीके से अगर हम इन चारों में सही उत्तर की बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर। 1 3 4 2 आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भारत में सर जॉन सोर की जो नीति है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैर हस्तक्षेप की नीति। और जो कुशल अकर्मण्यता की नीति है, अलग अलग जो पॉलिसी है वो अलग अलग, ये किससे संबंधित है? लॉरेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉरेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम तुष्टीकरण की नीति की बात करें तो कर्जन से रिलेटेड है। कर्जन से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात समझ गए? तो आंसर क्या हो जाए? गैर हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी, मैसूर के शासकों ने स्वीकार नहीं करी थी, इसीलिए मैसूर के साथ आपके क्या हुआ था भाई? लेकिन मैसूर के शासकों ने बाद में तो स्वीकार कर लिया था, बाद में तो स्वीकार कर लिया था, इसीलिए मैसूर के शासकों ने तो बाद में स्वीकार कर लिया। जोधपुर के ने भी कर लिया, हैदराबाद के निजाम ने भी कर लिया। लेकिन याद रखिएगा कि जो इंदौर के होलकर राज्य थे उन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं करी थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया। कब उतार दिया था भाई? तो ये आपके 1856 में उतार दिया था और अवध का विलय कर लिया। और इसी को उतार करके अवध का अंग्रेजों ने बोला कि यहाँ पे प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, और इसके आधार पे ये आरोप लगा करके अवध को क्या कर लिया? मर्ज कर लिया, मिसबिहेव के आधार पे। और फिर अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपको बनाया गया। फिर आपको ब्रिटिश रेजिडेंट आपको बनाया गया, तो उसका नाम क्या था? जेम्स आउटरम। 1802 में पेशवा ने बसई की संधि करी, किससे पराजित हो गया था? उसके बाद किया था तो इंदौर के होलकर से। पहले क्या किया? जो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय ने ग्वालियर के सिंधिया के साथ पहले अपनी दोस्ती बढ़ाई, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने इंदौर के होलकर के जो आपके भाई थे उसको आपके मार दिया। इसके चलते इंदौर के होलकर घुसा करके सिंधिया और पेशवा के संयुक्त सेना के ऊपर आक्रमण करके आपके पेशवा को हरा दिया। पेशवा पहुंच गया अंग्रेज के पास और 1802 में बसई की संधि आपकी कर ली और बोला कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। न हड़पा जाने वाला राज्य, तो देखो नागपुर को हड़पा गया था, सतारा को। ये जो अवध है इसको 1856 में मिस गवर्नेंस के आधार पे, मिस गवर्नेंस के आधार पे आपको वो किया गया था। नागपुर के बारे में बात करें तो 1854 में इसको हड़पा गया था। सतारा के बारे में बात करें तो 1848 में हड़पा गया था। झांसी के बारे में बात करें तो 1853 में हड़पा गया था। तो सबसे पहला कौन था? आपके सतारा। लेकिन अवध को इसकी नीति के तहत नहीं, अवध को मिस गवर्नेंस के आधार पर। अभी वही चीज मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि कब किसको किसको मर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध हो रहा था तो उस दौरान भारत का गवर्नर आपके गवर्नर जनरल कौन था? जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हो रहा था तो उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपके कौन था भाई? उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उस समय जो आपके फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हो रहा था, यानी 1824 से लेकर के 1826, तो उस समय जो आपके भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? एमहर्स्ट। उसका नाम क्या था भाई? एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। 1793 में इसको शुरू किया गया था। और क्या था भाई? तो आपके अंग्रेज और किसानों के बीच में एक बिचौलिए वर्ग के रूप में जमींदारों का इमरजेंस आपको दिखाई देता है।
जमींदारों का इमरजेंस आपको दिखाई देता है। आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। जमींदारों को जमीन का स्वामित्व दे दिया गया, अस्थायी रूप से टैक्स को वो कर दिया गया और कहा गया कि भाई जो तुम्हारा हिस्सा है वो 1/11 है, जो हमारा हिस्सा है वो 10/11 है, ये तय कर दिया गया। अगर मान लो कि ये तय समय पे नहीं देगा तो इसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। अस्थायी बंदोबस्त के निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं थे? वार्षिक नियमित भू राजस्व तय किया, ये थे। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को परिवर्तित करके बंदोबस्त से मुक्त हो गई, ये भी सही थे। कंपनी के लिए एक समर्थक वर्ग मिल गया, लेकिन इसने किसानों के साथ अच्छा किया, ये गलत बात है। आपके पास फसल है या नहीं, आपको देना है। ये बुरे कि जमींदार भू राजस्व संग्रह में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में उभरा। कौन से में? अस्थायी बंदोबस्त में, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में जो आरसी दत्त है वो क्या कहते हैं? जो आरसी दत्त है वो क्या कहते हैं? तो आरसी दत्त ने इसका पूरे तरीके से समर्थन किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उसका नाम क्या था? फिलिप फ्रांसिस। और ये मैंने आपको बताया भी था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फिलिप फ्रांसिस के द्वारा। और किसके समय काल में? वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, आपकी कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे? तो उसका नाम क्या था भाई? एंटोनी पी मैकडोनल्ड। उसका नाम क्या था भाई? भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और यही भारत सरकार के वित्त सदस्य थे। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित दो व्यक्ति है, एक का नाम है मुनरो और दूसरे का नाम क्या है? रीड। और ये जो आपके रैयतवारी बंदोबस्त है, इस रैयतवारी बंदोबस्त को इसमें क्या किया गया? तो सीधे आपके जो सेटलमेंट है किसानों के साथ हुआ, जिसको रैयत कहा जाता था, उनके साथ आपके सेटलमेंट आपके हुआ। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई। और ये कौन से आपकी जगह पे? तो मद्रास में, बंबई में और असम के कुछ आपके पार्ट में इसको क्या किया गया? आपके लागू किया। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें बिचौलिया वर्ग को खत्म कर दिया गया। अब सवाल देखिए, जब जोनाथन डंकन के बारे में बात करें तो इनको बनारस ले चलो जी। बनारस में ये संस्कृत कॉलेज बनाते हैं, वहीं पे बनारस के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। रीड और मुनरो की बात करें तो इनको रैयतवारी में ले चलिए। कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो इनको परमानेंट सेटलमेंट में लेकर चलिए। मैकेंजी और आपके उसकी बात करें, हॉल्ट मैकेंजी की बात करें तो इनको महालवारी में लेकर के चलिए। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सबसे पहले, इन दोनों को सबसे पहले किसने अलग अलग कर दिया? उसका नाम क्या था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम किया, बोलेगे ऐसे काम नहीं चलेगा। और उसने टैक्स को और जुडिशरी को बिल्कुल अलग कर दिया। उसने टैक्स को और जुडिशरी को बिल्कुल ही आपने क्या कर दिया भाई? अलग कर दिया। उसका नाम क्या था? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? तो उसका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स। और इसी के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। और इसने आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो बार्लो और जोन्स ये दोनों आपकी कॉर्नवालिस के सबसे बड़े क्या थे भाई? सलाहकार थे। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो भू राजस्व की, जो लैंड रेवेन्यू की, जो 5 साल की जो कृषि व्यवस्था आपके परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो हेस्टिंग्स की अक्षमता है व्यवस्था करने में, इसके कारण इसको ये करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से किस वायसराय के काल में
इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, जिसको मैकाले के द्वारा लिखा गया था, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपके पारित किए गए थे। तो ये कौन था भाई? तो उस समय कौन था आपके वायसराय? कैनिंग था, और कैनिंग के समय में ये आपको किया गया था पारित। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले 1871 में ये क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था को सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग्स। कॉर्नवालिस के द्वारा क्या शुरू किया गया? परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल, मतलब इतने बुरे तरीके से आपके बंगाल से रेवेन्यू को प्राप्त किया गया है कि बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। और ये कौन कहता है? ये कहता है कॉर्नवालिस। ये कौन कहता है भाई? कॉर्नवालिस। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत खर्च होगा? तो इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। ये जो आंसर होगा ना, इसमें 52% होगा। कितना होगा भाई? 52% इसमें आंसर होगा। भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में आपके सक्रिय हिस्सा लिया था? तो इनका नाम क्या था? दादा बेनोरोजी। और इनकी बहुत ही फेमस आपकी किताब है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में उन्होंने सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। और ये पहले भारतीय थे जो आपके ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव जीत करके आपके गए थे। ये जो अपवाद सिद्धांत थे इनके द्वारा जो दिया गया था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें से कौन सा? तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत की जो आपके नेशनल आपके रिसोर्सेज है उसका एक पार्ट या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को क्या कर दिया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई भी आपके फायदा नहीं मिलता है। ये बात ये कह रहे हैं। भारत का प्रथम छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करें तो कहां पे स्टैब्लिश हुआ था? गोवा में स्टैब्लिश हुआ था। गोवा में स्टैब्लिश हुआ था 1556 में। और छापाखाना की शुरुआत गुटेनबर्ग के द्वारा करी गई थी भाई, इसको ध्यान रखिएगा भाई। तो 52% ये आप लोग करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। आयोग के द्वारा 40% बाबू दिया गया था। आयोग के द्वारा 40% दिया गया था, लेकिन याद रखिएगा 40% नहीं, ये 52% होता था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके की लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आपकी करी थी। सही बात है, कहीं पे अस्थायी बंदोबस्त, कहीं पे रैयतवारी बंदोबस्त, तो कहीं पे महालवारी बंदोबस्त। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग आपके बनाए गए। आपने बोला कि बिल्कुल इसके चलते अलग अलग वर्ग बन गए, तो दोनों के दोनों आपके कथन सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन कहां से कहां तक शुरू की गई? तो आपके बंबई और थाने के बीच में 1853 में आपके शुरू की गई। और उस समय डलहौजी क्या था भाई? आपके गवर्नर जनरल, वायसराय क्या था भाई? हाँ, गवर्नर जनरल था। भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। कौन से समाचार पत्र के द्वारा कहा गया था? तो सैचर के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि अब इस रेलवे के विकास से पूरे भारत को जकड़ लिया जाएगा। जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, यानी जहां तक एक्सेस नहीं थी अंग्रेजों को वहां तक पहुंचना। पहली बार भारत वर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का जो स्टैटिस्टिकल जो एजम्पशन है, अनुमान है, उसको लगाने वाले जो आपके व्यक्ति थे वो कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किया गया? तो सबसे ज्यादा रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में और आपके शिपिंग में। क्यों? क्योंकि इससे फिक्स होता था, इसमें अंग्रेजों को ज्यादा लॉस होने के चांसेस आपके नहीं थे। इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था भाई? इस किताब का नाम क्या था? इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया इनका एक लेख था और किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपकी किताब थी। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? ये बाल गंगाधर तिलक इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकास के सिद्धांत पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधे तौर पे जब भी इकोनॉमिक हिस्ट्री में आती आपके दादा भी नौरोजी का नाम आ जाता है। इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया उसके बाद से। चलिए तो हम लोग लगा लेते हैं भाई, दोनों में रहेंगे, इसीलिए अगर दोनों में नहीं रहते तो मैं हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे नहीं दिखाता, मैं दोनों दिखाता हूं। आपको हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लीजिए। अगर एक ही में रहते तो मैं ये वाला नहीं लगाता, क्योंकि इसको भी टाइप करवाने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है भाई, तो दोनों का पैसा टाइपिस्ट लेगा ना, तो दोनों में आएगा, इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारत के आर्थिक इतिहास पर जो पहली किताब थी वो किसकी थी, आरसी दत्त की थी। किसकी थी भी, आरसी दत्त की। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप सब लोग इस सेशन के नीचे अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथी।